बर्कशायर हैथवे की एनुअल मीटिंग देखनी हो तो ओमाहा नेब्रास्का चलिए। हर साल यहाँ 20,000 लोग दुनिया भर से आते हैं। वीकेंड भर शॉपिंग होती है, मजा आता है और लोग अपने हीरो को लाइव देखते हैं। एक मूवी भी दिखाई जाती है हमारे बारे में, थोड़ा मजाकिया अंदाज में, कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट और स्टारबक्स का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस 100 साल पहले बना और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने मुझे वक्त में वापस भेज दिया उसे रोकने के लिए। बस थोड़ा फन है, लेकिन असली कहानी कुछ और है। अप्रैल 2004 की बात है। मुझसे पूछा गया, शेयर होल्डर सुबह सबसे ज्यादा क्या सुनना चाहते हैं? मैंने कहा, अनफिल्टर्ड क्वेश्चंस लेने का यही फायदा है, पता चल जाता है। प्रेस गवर्नेंस इश्यूज पे ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन एंड में हम वही बात करते हैं जो शेयर होल्डर सुनना चाहते हैं। हर साल 50 से 60 क्वेश्चंस आते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर क्वेश्चंस ओमाहा के बाहर से ही आते हैं। लोकल लोग पीछे रह जाते हैं, बाहर वाले ही आगे आते हैं। 2005 की मीटिंग में चार्ली मंगेर और मैं स्टेज पे बैठते हैं, 4 घंटे से ज्यादा सवालों के जवाब देते हैं। चार्ली और मेरा साथ कुछ ऐसा है, हम साथ काम करते हैं क्योंकि हमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो सुन सकता है, मैं देख सकता हूं। एक बार गारट्स रेस्टोरेंट में डिनर था, बारिश हो रही थी और माइकल ईजनर बाहर भीग रहे थे लाइन में खड़े। मेरा परिवार अंदर था और मेरी पत्नी सूजी ने कहा, मैंने भी डिज्नीलैंड में लाइन में वेट किया है। बहुत हंसी आई थी उस दिन। एक बार एक 11 साल की बच्ची ने मुझसे पेट्रो चाइनास के बारे में पूछा। मैंने कहा, ब्रेक में आ जाओ, चार्ली और मैं जो पीसेस हमें पसंद है वो ले लेंगे, बाकी तुम्हारे लिए रह जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में भी काफी बात होती है। हमारे बोर्ड में वो लोग हैं जो हमारे रियल ओनर्स हैं, जो मेरे दोस्तों जैसे हैं, जो स्मार्ट हैं, चेकलिस्ट फॉलो करके डाइवर्सिटी या इंडिपेंडेंस के नाम पे बोर्ड बनाने वाले लोग अलग बात करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं आज रात मर जाऊं तो मेरा सब कुछ जो फाउंडेशन को जाता है उसके डिसीजंस लेने वाले सबसे अच्छे लोग हों और मेरे बोर्ड में वही हैं। एक डायरेक्टर की बात करता हूं जो कंपेंसेशन कमेटी से 2 बार निकाले गए क्योंकि उन्होंने हिम्मत की थी सीईओ की सैलरी के बारे में सवाल पूछने की। आजकल कॉर्पोरेट बोर्ड्स चिवावा ढूंढते हैं, ग्रेट डैन या डॉबरमैन नहीं, मतलब लाउड बार्क करने वाले नहीं, चुप रहने वाले लोग। मैं अपने किसी कॉम्प कमेटी फ्रेंड को इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन सच यही है। पॉलिटिक्स की बात भी आती है। सोशल सिक्योरिटी का डेफिसिट 25 साल बाद होगा और लोग उसी पे चिल्लाते हैं, जबकि अभी का $500 बिलियन का डेफिसिट सोशल सिक्योरिटी सरप्लस को छोड़ के वो उन्हें दिखता ही नहीं। ये मुझे बेकार लगता है। चार्ली खुद रिपब्लिकन है, लेकिन वो भी कहते हैं कि अभी इस इश्यू को उठाना गलत वक्त है। अब मेरी कहानी सुनिए। मैं न्यूयॉर्क से वापस ओमाहा आया था बेन ग्रैम के साथ काम करने के बाद 1956 में। उस वक्त मेरे पास $1,50,000 थे। मैं सोचता था अगर 10% रिटर्न मिला तो $15,000 साल का ही, उसी में मैं आराम से जी सकता था। मेरा कोई बड़ा सपना नहीं था। कानून पढ़ने का भी सोचा था, साइकोलॉजी का कोर्स भी लिया था अपने ससुर के साथ। फिर एक्सीडेंटली एक पार्टनरशिप बन गई, वो परिवार के 7 लोग आए, उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट संभालो। मैंने सबको एक पार्टनरशिप में डाला। तो $1,05,100 था उसमें। उस $100 का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं किसका था। कुछ महीने बाद होमर डोड्स, जो ग्राहम न्यूमैन के शेयर होल्डर थे, ओमाहा आए क्योंकि ग्राहम न्यूमैन बंद हो रहा था। बेन ग्रैम ने उनसे कहा था वॉरेन एक अच्छा ऑप्शन होगा। वो मेरे साथ जुड़ गए और फिर एक दूसरे दोस्त ने भी लीगल नोटिस पढ़ के मुझे कॉल किया। बस मैं आगे बढ़ता गया। बर्कशायर हैथवे भी एक चीप स्टॉक की तरह लगी थी पार्टनरशिप में, लेकिन बिजनेस बहुत खराब थी। टेक्सटाइल बिजनेस। शुरू में मैं सोचता था मैं टेक्सटाइल एक्सपर्ट बन जाऊंगा, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि नहीं। उस वक्त टेक्सटाइल बिजनेस में अच्छा वक्त चल रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं उस डक की तरह था जो तालाब में बारिश के वक्त ऊपर उड़ रहा था, लेकिन सोचता था कि मैं खुद उड़ रहा हूं, जबकि असल में बारिश ही थी। 1967 में जब जैक रिंगवल्ड ने अपनी इंश्योरेंस कंपनीज बेचनी चाहिए, हमने $8.4 मिलियन दिए। हमारे पास थोड़ा कैश था, थोड़ा उधार लिया।
इंश्योरेंस बिजनेस मुझे पसंद आया क्योंकि उसमें पहले पैसा आता है, फ्लोट, और अगर अंडरराइटिंग अच्छी हो तो वही पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए मिलता है। इंश्योरेंस ने ही बर्कशायर को इतना आगे बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा दिया और बिजनेसेस खरीदने के लिए भी। 1965 में मैंने बर्कशायर कंट्रोल कर लिया। बाद में रियलाइज हुआ कि टेक्सटाइल बिजनेस कितनी खराब थी, लेकिन हमने उसे छोड़ा नहीं। अगर मैं सब कुछ अलग एंटिटी में करता फाइनेंशियली तो बेटर होता, लेकिन मैं अपनी चीजों से चिपका रहता हूं। 47 साल से एक ही घर में रह रहा हूं, 8 साल एक ही गाड़ी चलाता हूं। 1960 के दशक में स्टॉक मार्केट क्रेजी हो गया था, बिल्कुल वैसा जैसा 1999 से 2000 में हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं पीछे रह गया था। मेरी पार्टनरशिप के लोग शायद सोच रहे होंगे मैं अपना दिमाग खो बैठा हूं। तो मैंने सबका पैसा वापस कर दिया, उन्हें बर्कशायर के शेयर्स दे दिए और खुद भी ज्यादा शेयर्स खरीदे। बर्कशायर मेरी पेंटिंग बन गई। पहले 1-2 घंटे लगाता था, फिर दिन भर। इसके बाद भी मैंने एक और टेक्सटाइल कंपनी खरीदी, बॉम्बे में, मैनचेस्टर, न्यू हैम्पशायर में। ये सिर्फ मेरा साइकेट्रिस्ट बता सकता है क्यों किया मैंने ये। 20 साल बाद 1985 में जाके हमने टेक्सटाइल बिजनेस छोड़ा। 1973 में मैंने वॉशिंगटन पोस्ट के शेयर्स खरीदने शुरू किए। 1971 में उनका प्रोस्पेक्टस देखा था जब पेंटागन पेपर्स का इश्यू चल रहा था। 1973 में स्टॉक $38 से गिरकर $16 तक आ गया क्योंकि उनके टेलीविजन लाइसेंस चैलेंज हो रहे थे। जब स्टॉक $20 के आसपास था, हमने ऑलमोस्ट 10% कंपनी खरीद ली। पूरी वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी सिर्फ $100 मिलियन में बिक रही थी, जबकि अगर आप उसके पार्ट्स अलग अलग बेचते तो $500 मिलियन मिलते। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेल आउट कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था स्टॉक और गिरेगा, लेकिन मैं प्राइस नहीं बिजनेस की वैल्यू देखता हूं। जो $10 मिलियन हमने दिया वो आज शायद $1.5 बिलियन से ज्यादा का है। के ग्रैहम से मेरी दोस्ती भी खास थी। जब मैंने उनकी कंपनी में 5% स्टॉक खरीदा, मैंने उन्हें लेटर लिखा, डियर मिसेज ग्राहम, मैंने आपकी कंपनी के 5% शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बोर्ड मीटिंग्स में मैं 20 एनुअल रिपोर्ट्स लेके जाता था और उन्हें समझाता था जैसे बिजनेस स्कूल हो। के बहुत स्मार्ट थी, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कंपनी चला सकती है। मैंने उनसे कहा, आप अपने आप को फन हाउस मिरर में देख रही हैं, मैं आपको रियल मिरर दिखाना चाहता हूं। 1983 में मैंने नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट खरीदी $60 मिलियन में मिसेज बी से। ये एक ऐसी महिला थी जो रशिया से भागकर सिएटल आई थी, गले में एक टैग पहने, अंग्रेजी एक शब्द नहीं जानती थी। 16 साल में $500 बचाए और 1937 में अपना बिजनेस शुरू किया। मैं जब उनसे मिला वो 89 साल की थी और 103 साल तक काम करती रही। पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े होम फर्निशिंग स्टोर्स में से एक बनाया। हर बिजनेस स्कूल को उनसे सीखना चाहिए। कस्टमर का ख्याल रखना, मेहनत करना, अपनी लिमिटेशंस से जानना। 1988 में मैंने कोका कोला के शेयर्स खरीदने शुरू किए। उनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ा था, स्टॉक थोड़ा गिरा हुआ था, वो अपने शेयर्स बाईबैक कर रहे थे। टोटल मिला जुला कर हमने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया, जो आज शायद $8 बिलियन का है। बबल के वक्त स्टॉक ओवरप्राइस्ड हो गया था, मुझे पता था, लेकिन मैंने बेचा नहीं। वंडरफुल बिजनेसेस रोज नहीं मिलते। जाइको मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट रही है 3 बार। पहली बार जब मैं सिर्फ 20 साल का था, अपनी नेट वर्थ का 75% उसमें लगा दिया। 1976 में कंपनी मुश्किल में आई, हमने आधी कंपनी $40 मिलियन में खरीद ली और 1995 में बाकी आधी $2 बिलियन में। आज हम बैठे हैं $40 बिलियन कैश के साथ, और मैं कहता हूं मैं बड़े इलेफेंट्स ढूंढ रहा हूं। छोटी डील्स मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। टेस्ट सिंपल है,
बिजनेस समझ आनी चाहिए, कंपेटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए, मैनेजमेंट पसंद आनी चाहिए और प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए। ये फील्ड छोटी होती जा रही है जैसे जैसे हमारी साइज बढ़ती है। 1973 में सैकड़ों कंपनीज इस टेस्ट पे खरी उतरती थी, आज बहुत कम है। इस कार की डील भी एक अच्छी मिसाल है। इतन वेथाइमर ने मुझे अक्टूबर 2005 में लेटर लिखा, बेरीशायर हमारे लिए लॉजिकल घर है। 2 मिनट में पता चल गया डील सही है। मैं इन्वेस्टमेंट बैंक से ड्यू डिलीजेंस नहीं करवाता। अगर मुझे खुद पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं तो मुझे यह काम करना ही नहीं चाहिए। सक्सेशन के बारे में भी हमने सोचा है। 3 लोग हैं जो मेरा काम संभाल सकते हैं और बोर्ड हमेशा जानता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो कल सुबह कौन चार्ज लेगा। अब इकोनॉमी की बात करता हूं। मैं बिजनेस देखता हूं, इकोनॉमी का फोरकास्ट नहीं करता। मुझे कोई बिजनेस इसलिए नहीं मिली क्योंकि इकोनॉमी अच्छी लगी और ना ही कोई छोड़ी क्योंकि इकोनॉमी खराब लगी। ट्रेड डेफिसिट मुझे फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा चिंता देता है। हम जितना कंज्यूम करते हैं उतना प्रोड्यूस नहीं करते और इस फार्म के टुकड़े बाहर भेजते रहते हैं। डॉलर टाइम के साथ गिरेगा, ये मेरा मानना है। इन्फ्लेशन हमेशा एक खतरा रहता है, ये सरकार खुद पैदा करती है और कभी कभी ये उन्हें किसी और मुश्किल से बेहतर लगता है। सोशल सिक्योरिटी का वादा हम कभी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन मेडिकेयर में बदलाव आ सकता है। इस देश के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, हम पीछे नहीं जा रहे, लेकिन हमने बहुत सारे वादे किए हैं जो पूरे करने पड़ेंगे। ये $60 बिलियन की दोस्ती तो चार्ली और मेरी हम दोनों ने साथ में बनाई है और इस दुनिया के लिए इसका मतलब क्या है ये वक्त ही बताएगा।